नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और एक नए क्लेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद ही खास अंक को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया भावना। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज तीसरा दिन है, जहां आज भी लोकहित और जनहित से जुड़े कई विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। क्यों भावना? जी बिल्कुल आंचल, और साथ ही आज महापरिनिर्वाण दिवस है। जी हाँ, कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन कर रहा है, को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बिल्कुल, तो बात होगी साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियों को लेकर, लेकिन रुख सबसे पहले टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर लोकसभा में जारी चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है नमन। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को बताया सामाजिक समरसता का अमर पुरोधा। कमजोर पड़ा चक्रवात मिगजॉम, मध्य तटीय आंध्र के ऊपर गहरे दबाव से हुआ परिवर्तित। चेन्नई के कई हिस्सों में चक्रवात के कारण हुआ जलभराव। वेस्ट बैंक में हिंसा को लेकर अमेरिका सख्त। नई नीति के तहत इजरायली नागरिकों के वीजा पर लगाया बैन। खेल की खबरों में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच T20 सीरीज का होगा आज आगाज। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और थिताज साधु पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। तो नया सवेरा में जानते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। जी हाँ, संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देंगे, जिसके बाद दोनों विधेयकों को सदन से पारित किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर मंगलवार को शुरू हुई अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के संबंध में एक वक्तव्य दोनों सदनों में पटल पर रखेंगी। और संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, सुप्रभात। तो आज का दिन भी बेहद अहम है ऋषि, क्योंकि आज भी लोकहित और जनहित से जुड़े जो तमाम विधेयक है वो पटल पर रखे जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि सार्थक चर्चा होगी विपक्ष द्वारा। हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ तक शीतकालीन सत्र की बात करें तो अभी तक 2 दिन कामकाज के लिहाज से बेहद शानदार रहे हैं और सभी पक्षों ने अपने अपने तरीके से सदन के पटल पर अपने जो विचार हैं वो रखे हैं। और खासतौर से जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित, उसके पुनर्गठन और आरक्षण से संबंधित, ये 2 विधेयक हैं। इस विधेयक के आज पारित होने की पूरी संभावना है। गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे और इस पर वोटिंग के बाद इसको पारित कर लिया जाएगा। लेकिन जहां तक अन्य जो विधायी कार्यों की बात करें, जैसे कि आपने बताया, एक तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। दूसरा ये कि आर्थिक स्थिति पर, देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर जो चर्चा राज्यसभा में चल रही है, कल उस पर अल्पकालिक चर्चा जरूर थी लेकिन विस्तार से चर्चा हुई और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पक्ष रखे। विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की कोशिश की तो वही सरकार या ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो बयान आए उसमें साफ कहा गया कि जो दुनिया में अब तक स्थिति बनी है तमाम देशों की आर्थिक पहलुओं को देखते हुए,
उसके लिहाज से भारत ने बहुत शानदार अब तक प्रदर्शन किया है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है दिनों दिन मजबूत हो रही है और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो तमाम देशों से बहुत आगे है और खासतौर से पड़ोसी मुल्कों की तुलना की जाए तो हम आर्थिक मोर्चे पर बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं। तो कुल मिलाकर सदन में सार्थक चर्चा हो रही है और इन चर्चाओं के दौरान हल्की फुल्की नोक झोंक जरूर होती है लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जी ऋषि, जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर का जो विधेयक है उस पर आज गृह मंत्री जवाब दे सकते हैं, उसके बाद वो पारित हो सकता है। अगर इस विधेयक की बात की जाए तो कश्मीरी पंडितों के लिहाज से, पीओ के विस्थापितों के लिहाज से, अगर जो सीट रिजर्व करने का मामला है, कितना महत्वपूर्ण विधेयक है ये? देखिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए और है क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर और वहां पर आर्टिकल 370 को जिस तरीके से सरकार ने हटाया इस मायने में कि वहां पर शांति की बहाली हो और जो अमन चैन है और देश की मुख्य धारा में जो लोगों को शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए, उस दिशा में यह बिल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सामान्यीकरण की ओर बढ़ने वाला कदम है और देश की मुख्य धारा से पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला कदम है। जहां तक आरक्षण का अगर प्रावधान किया जाए तो जैसे कि आपने कहा कश्मीरी पंडितों को लेकर जो तमाम जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन सबको प्रतिनिधित्व देने की जो बात है, उस प्रतिनिधित्व को बढ़ावा जब मिलेगा और सभी को लगेगा कि जम्मू कश्मीर में उनके लिए जो उनका मूल स्थान है, उनके लिए एक पर्याप्त सुरक्षा और तरक्की के अवसर हैं, तो निश्चित तौर से सभी जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उनके लिए कहना आसान हुआ कि हम जो देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे करने के बाद जब एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो देश के हर कोने के लोगों को देश की मुख्य धारा में यानी कि विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण है यह विधेयक। जी हमारे ऋषि, आज क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, उसको लेकर भी संसद परिसर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और इस अवसर पर हम जानते हैं कि संसद भवन के अंदर जो बाबा साहेब की मूर्ति प्रस्थापित है वहां पर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम जो संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, जो तमाम डिग्निटीज हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। और निश्चित तौर से जो महामानव के प्रति जो श्रद्धांजलि है, उन्होंने देश के कल्याण के लिए तमाम जो वंचित थे और ऐसे लोग, महिलाओं के लिए खासतौर से उन्होंने जो संघर्ष किया, जो तमाम कानून में प्रावधान कराए, वो निश्चित तौर से देशवासी उनको हमेशा इस मायने में एक मुक्तिदाता के रूप में याद करते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न सिर्फ संविधान लिखा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर जो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको की एड्रेस किया जाता है आज इस मायने में कि आज एक विकसित राष्ट्र की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो उसमें बाबा साहब के द्वारा जो नींव रखी गई थी, जो तमाम आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की, उसको हम मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से पूरा देश उनको नमन कर रहा है और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जी ऋषि, और जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के अगर हम कामों की बात करें तो दलितों के उत्थान में उन्होंने बहुत काम किया। अगर भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत काम किया। बौद्ध धर्म को लेकर उन्होंने काम किया। वो हमेशा से कहते थे कि उनका जो धर्म था वो स्वतंत्रता और इक्वालिटी पे बिलीव करता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं आज भी युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए बाबा साहब की एक लेगेसी है, जो लेगेसी आज स्वतंत्र भारत में 75 वर्षों की आज़ादी के बाद चल रही है और ये आज स्वतः स्फूर्ति लेगेसी है जो कि बाबा साहब के कामकाज और उनके द्वारा जिस तरीके से अध्ययन करने के बाद एक जिसे हम कहते हैं नॉलेज की जो क्रांति है, यानी कि ज्ञान की जो क्रांति पूरी दुनिया में, न सिर्फ भारत में तो पूरी दुनिया में लोग उन्हें इस बात के लिए याद करते हैं कि कैसे एक महामानव ने सिर्फ नॉलेज के बेस पर पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश की। पूरी दुनिया को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब भी कब आप किसी वंचित वर्ग के लिए और ऐसे वर्ग के लिए काम करते हैं जो शोषित है और जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, और जब वो शामिल होते हैं, अब चाहे हम अब्राहम लिंकन की बात करें, चाहे ऐसे तमाम लोगों की बात करें जिन्होंने कि अशोषितों के लिए काम किया या वंचितों के लिए काम किया, उसी श्रेणी में बाबा साहेब को रखा जाता है। और अमेरिका से लेकर और इंग्लैंड से लेकर पूरी दुनिया में उन्हें इस बात के लिए याद किया जाता है कि नॉलेज के बेस पर कोई व्यक्ति इतना
महान हो सकता है और कैसे दुनिया को बदलने की कोशिश करता है और उसमें सफल होता है। क्योंकि आजाद भारत के लिए जो नींव रखी गई है उसमें बाबा साहब की जो भूमिका है उसको हम बिल्कुल नकार नहीं जी। सकते। आज इतनी बड़ी आबादी है, हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी के देश हैं और इसमें हम शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं और सभी को जो समता, बंधुत्व और भाईचारा का जो अवसर मिल रहा है ये गौरतलब है। और हम जिस तरीके से देखते हैं तमाम दुनिया में जो अशांति है और भारत में शांति है, इसमें बाबा साहब के द्वारा जो विचार रखे गए थे और जो समता बंधुत्व का जो मूल मंत्र दिया था उसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया रिची, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आज महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरा जो देश है उसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और पूरा देश आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ही जैसा कि हम बता रहे हैं कि हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय वे भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। वे प्रारूपण समिति के उन 7 सदस्यों में से थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बाबा साहब एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और प्रख्यात न्यायविद थे। अस्पृश्यता और जाति प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अंबेडकर जी के प्रयासों के बारे में कौन नहीं जानता। पेश है उससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे, उन्हें शोषितों, महिलाओं और गरीबों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की थी। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही बाबा साहेब अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के बाद सामाजिक जीवन में उतरे बाबा साहेब ने 15 अगस्त 1936 को दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस बीच संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने का काम एक समिति को सौंपा और डॉक्टर अंबेडकर को इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाबा साहेब ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में संबंधित अनुच्छेदों पर बहस के दौरान अपना नजरिया सबके सामने रखा। बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बाबा साहेब ने कई समितियों की ओर से आए सभी प्रस्तावों को अनुच्छेदों में सूत्रबद्ध किया। संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर अंबेडकर ने ही उठाई। फरवरी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए मोदी सरकार ने अनेक पहल की हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की क्रांतिकारी पहल की। इसके अलावा बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने और उनकी विरासत के संरक्षण के लिए दिल्ली के जिस 26 अलीपुर रोड हाउस में 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर चिर निद्रा में लीन हुए थे, वहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक बनवाया है। वहीं सेंट्रल दिल्ली के जनपथ मार्ग पर अपनी भव्यता और बड़े आयोजनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण भी मोदी सरकार ने कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने की पहल की है। लंदन में वकालत की पढ़ाई के लिए बाबा साहेब जिस स्थान पर रहा करते थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया।
देश के किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े सभी स्थलों को पहली बार तीर्थ स्थल के रूप में मोदी सरकार ने विकसित करने की पहल की। आम्बेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को मोदी सरकार ने पंचतीर्थ घोषित किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में जहां 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि को मोदी सरकार की पहल पर वर्ष 2016 में पर्यटक स्थल का दर्जा मिला। इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर नितिन गडकरी ने कहा, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। और मुंबई में चैत्य भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। और इसी के साथ ज़्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर शिला। शिशिर, जब भी हम बाबा साहब को याद करते हैं तो संविधान के जनक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। किस तरह से वंचितों, गरीबों के लिए वो हमेशा डटे रहे, खड़े रहे, उनके विचार आज भी युवाओं और तमाम लोगों के बीच प्रासंगिक हैं। बिल्कुल आपने सही बात का जिक्र किया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। वो इसलिए भी क्योंकि जिस मॉडर्न भारत की तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, उस मॉडर्न भारत का बनाने में अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। जिस प्रकार से उनके विचार थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश को अगर विकसित बनना है तो उसके समाज को विकसित बनना होगा, और अगर समाज को विकसित बनना है तो समाज को एक संग यानी एक साथ रहना होगा। और इसी विचार पर अगर देखा जाए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा काम करते रहे। उन्होंने हमेशा से ही वंचितों और पिछड़े लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की है
और ये भी कहा है कि उनको एक समान न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से समाज में उनकी प्रथा है वो जो है अन्य लोगों के साथ एक संग होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा फायदा जो है देश को हो सकता है। ये उनके विचार थे, उनके विचार आज भी हम देख पा रहे हैं कितने प्रासंगिक है। तो ऐसे में उनकी इन्हीं विचारों को लेकर अगर देखा जाए तो आज भी उनके अनुयायी जो हम याद करते हैं, हालांकि आज उनका महापरिनिर्वाण दिन है। तो ऐसे में मुंबई के चैत्य भूमि अगर बात करूं तो चैत्य भूमि में हर साल 6 दिसंबर को अगर देखा जाए तो उनके अनुयायियों का एक समंदर यहाँ पर उमड़ पड़ता है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि देश और विदेश से भी कई लोग उनको श्रद्धांजलि देने चैत्य भूमि में पहुँचते हैं। और यहीं पर इस वक्त आज मैं खड़ा हूँ जहाँ पर मैं कुछ ही मिनटों पहले अगर देखा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है और महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और एक सरकारी जो एक शासकीय कार्यक्रम है उसकी शुरुआत अब यहाँ पर होने वाली है। लेकिन हम देख पा रहे हैं पिछले 2 दिनों से लगातार मुंबई के चैत्य भूमि में लोगों का आना शुरू है और हालांकि इसके लिए कुछ खास प्रावधान भी सरकार जो द्वारा किए गए। मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो खासतौर पर जो शिवाजी पार्क का पूरा मैदान है जो कि चैत्य भूमि सटा हुआ है, उस पूरे मैदान में जो है एक बड़े जो है तंबू यहाँ पर स्थापित किए गए। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके खान पान की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उनके शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होती है कि जो लोग अनुयायी यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आते बल्कि अपने साथ कुछ यादें ले जाना चाहते हैं। और इसीलिए हर साल यहाँ पर एक बुक फेयर मतलब पुस्तकों का मेला लगता है। हम देख पाते हैं कि पूरे शिवाजी पार्क का परिसर, मुंबई का जो परिसर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुस्तक की प्रदर्शनी लगी होती है और हर कोई चाहता है कि एक पुस्तक वहाँ से जो है वहाँ से लिया जाए और याद के रूप में रखा जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सीख ज़रूर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना होगा और एक संध यानी एकजुट रहना होगा। उनकी इसी जीवनी पर और उनकी इसी विचारों पर अगर देखा जाए आज भी लाखों अनुयायी बिलीव करते हैं। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जब लोग यहाँ पर आते हैं हम उनसे बात करते हैं तो कई लोग जो हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते हैं, यात्रा करके यहाँ पर आते हैं बस बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने और साथ से जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ना कुछ यादें अपने साथ लेने के लिए। अगर देखा जाए पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार से कई सालों से अमूमन होता आ रहा है। हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें मुंबई की तो मुंबई में खास तौर पर व्यवस्था की बात मैं करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके ज़रिए यहाँ पर जो है अलग अलग टेंट बनाए गए हैं, हेल्थ चेकअप की व्यवस्था यहाँ पर जो है लोगों के लिए जो अनुयायी है उनके लिए की गई है। हालांकि लंबे घंटों तक कतारों में लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, तो ऐसे में जो लोग कतारों में हैं श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए खान पान की व्यवस्था भी जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है। हालांकि बात करें जिस प्रकार से व्यवस्था रखी जानी चाहिए तो ऐसे में कई लोगों का उसमें उपयोग होता है। फिर समता दल की हम बात करें, समता दल के कई सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर कार्यरत है। मुंबई पुलिस भी यहाँ पर जो है जो लोगों को जो है साथ ही सुरक्षा के तो अच्छे इंतजाम कर ही रखे हैं और अनुयायी भी जो है वो लगातार भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी शीशर, जिस तरीके से आपने दिखाया कि चैत्य भूमि में जिस तरीके से बाबा साहब के को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर साल लोगों का तांता लगता है, लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर को कि जो विचार है उनको चिरस्थायी करने की बात करें, जो आज भी प्रेरणा स्रोत हैं, उसका कहीं ना कहीं श्रेय मोदी सरकार को भी जाता है, क्योंकि कई ऐसी पहल की गई 2014 के बाद से, चाहे वो संविधान दिवस को लेकर हो, चाहे वो अलग अलग सेंटर्स को खोलने को लेकर हो, तो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में उनके जो विचार है वो जीवंत हैं। देखिए उनके जीवन के अगर हम पहलू के बारे में बात करें तो शायद कई किताबें कम हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से उनके अलग विचार है अलग अलग विषयों पर, खासतौर पर हम सभी जानते हैं जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से भारत को संविधान दिया है वो तो हमने देखा किस प्रकार से, साथ ही साथ हमने देखा कि सामाजिक समरसता के लिए उनका कार्य जो है वो देखा, किस प्रकार से दलितों के लिए, वंचितों के लिए उन्होंने खड़े होकर आवाज़ बुलंद की, उस बारे में हमने कई सारे विचार पढ़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की किस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए बाबा साहब के विचार क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सिर्फ अगर देखा जाए कि सामाजिक समरसता नहीं बल्कि अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए उनके विचार काफ़ी अनुकूल रहे। हालांकि उनकी जीवनी पर हमने एक रिपोर्ट देखी जिस प्रकार से हमने देखा कि उनके विचार खासतौर पर भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आने वाले समय बढ़नी चाहिए, रिजर्व बैंक की स्थापना की हम बात करें उनमें उनका अगर योगदान कहे काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से भारत जो कि एक अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था है, उसको
इस प्रकार से दोनों मतलब इंडस्ट्री और कृषि दोनों को साथ लेकर जाने की जरूरत है, इसके बारे में उन्होंने बात की। तो ये कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर डॉक्टर बाबा साहब ने राय रखी, और इसीलिए हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से उनको कहा जाता है महापुरुष की उपाधि उनको दी जाती है, तो ऐसे में इन सभी विचारे जो उन्होंने लिखे हैं और जो उनके विचार है वो आज भी इतने ही प्रासंगिक, और उन्हीं विचारों की अगर बात करें तो आने वाले कई पीढ़ियों तक ये उतने ही बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो चैत्य भूमि, मुंबई के चैत्य भूमि में भी बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाखों लोगों का तांता लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, और बढ़ते हैं आगे। और अब लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज का दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे अहम बात यहाँ पर है भावना कि जब हम संविधान के जनक के रूप में उन्हें याद करते हैं, एक अहम बात ये भी है कि उन्होंने कहा था कि अगर इस संविधान का कभी भी गलत इस्तेमाल किया गया तो वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। यानी असंवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान करना, जो उनकी दूरदर्शिता थी, वो आज भी हम देखते हैं कि जो भी तमाम प्रणालियां बनाई जाती हैं, जो व्यवस्था है, वो खास तौर पर अगर भारत की बात की जाए तो वो संविधान के अंतर्गत आती है। बहुत बहुत बिल्कुल आपने सही बात करी, बहुत सही बात करी आंचल। तो धर्म के नाम पर भी अगर बात करी जाए तो डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि मैं समानता में यकीन करता हूँ, मैं भाईचारे में यकीन करता हूँ। इसी का कारण है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी भी आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें आंचल कानून की, तो अगर कानून, जिस कानून की प्रक्रिया में आज हम जी रहे हैं, उसका श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। बिल्कुल। और ऋषि हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के उन विचारों की, उनके कथनों की, और उनके कथन खास तौर पर कैसे जो वंचित समाज है उसे भी मुख्य धारा में जोड़कर आगे चलना है, तभी हम आर्थिक प्रगति और एक समावेशी विकास की बात करते हैं, वो आज भी बहुत अहम है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बाबा साहब के अवसर से महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में जो माहौल है, निश्चित तौर से उस महामानव को श्रद्धांजलि देने के लिए जो तमाम उनके अनुयायी भक्त और जो सरकार के तमाम प्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण, हम देख रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का, जो कि यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। निश्चित तौर से जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि देश के निर्माण में, समाज के उत्थान में और वंचितों के कल्याण के लिए जो बाबा साहब ने काम किया, वो निश्चित ही इस दुनिया में उस लहजे में याद किया जाएगा कि वंचितों के और शोषितों के मसीहा के रूप में बाबा साहब ने एक ऐसा काम किया वो विशुद्ध ज्ञान के आधार पर था। एक गरीब परिवार से जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने जो अथक परिश्रम किया, शिक्षा ग्रहण की, उसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर जो अपने कामकाज को आगे बढ़ाया, और उसी आधार पर उन्होंने एक मूल मंत्र भी दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यानी कि जो समाज की कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनके खिलाफ अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आता उन बुराइयों से लड़ा कैसे जाए। और जब हम शिक्षित होंगे तो संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठन की बाद ही हम बुराइयों से लड़ सकते हैं। तो कुछ का बाबा साहब हाँ, आपको सीधे लिए चलते हैं संसद परिसर, जहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है उसे लेकर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वहां पर देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वहां मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हम वहां पर देख रहे हैं, और इंतज़ार हो रहा है कि कब जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जब वो आएंगी और आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मिलकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री, सांसद भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद परिसर से। आज का दिन के बहुत अहम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं संसद परिसर आज इस कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो सभी गणमान्य व्यक्ति, अतिथि वहां मौजूद, और अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंतज़ार हो रहा है जब महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर
संसद परिसर में एक भव्य आयोजन किया गया है, जहां सभी लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, सांसद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम जनक मानते हैं संविधान का, जिन्हें माना जाता है एक ऐसा दूरदर्शी जिसने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसमें सभी समानता के साथ आगे बढ़ें। आर्थिक प्रगति बिना समावेशी समाज के बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, वो इस विचार से भली भांति परिचित थे। और शिक्षा का जो अभाव है उससे कैसे पार पाना है वो इस बात को भी समझते थे। इसलिए शिक्षित होना, साक्षर होना, इस बात पर वो हमेशा पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहे। अस्पृश्यता जिसका दंश उन्होंने झेला, उन्होंने यही कोशिश की कि इस तरह के माहौल से ऊपर उठकर लोग आर्थिक विकास की ओर बढ़े। ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्योंकि हम शिक्षा पर बात कर रहे थे और इस बात को बाबा साहब बचपन में ही समझ गए थे कि शिक्षा के अभाव में समावेशी विकास की कल्पना और ऐसे समाज की संरचना करना मुमकिन नहीं है। इसलिए शिक्षा और साक्षर होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, बाबा साहब का जो सबसे बड़ा पूरी दुनिया को यही है कि शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है। और उन्होंने नारा भी दिया था कि शिक्षा वो पूर्वी का दूध है, वो पिएगा वो सहारेगा। यानी कि उन्हें पता था कि शिक्षा के माध्यम से। नीचे आपके पास वापस आएंगे आपके पास। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि संसद परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण से दिवस से जुड़ा ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर संत समाज भी मौजूद है। इनफैक्ट बौद्ध धर्म के अनुयायी आज उन्हें याद करने के लिए मौजूद हैं। और जिस सामाजिक समरसता का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, इसी सामाजिक समरसता की नींव से ही आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। भावना, बिल्कुल सही कहा आपने आंचल। और आज पूरा जो भारत है, कृतज्ञ राष्ट्र है, वो भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बड़े समाज सुधारक तो थे ही, एक विद्वानी थे, एक राजनेता थे और उनको संविधान का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को ख़त्म करने के लिए और गरीबों, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही काफ़ी सदाचारी थे। तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप देने वाले थे, जो वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की हितों की आवाज़ थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके जो विचार हैं आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी चिरस्थायी हैं। और संसद का ये परिसर देखिए, संसद यानी लोकतंत्र का वो मंदिर जो हमारी लोकतंत्र की आस्था, गरिमा का सबसे बड़ा परिचायक है। इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा गया है और इसी में विश्वास था बाबा साहब का। ये विश्वास इतना चिरस्थायी, इतना मजबूत था कि उनका मानना था कि जब हम तमाम प्रणालियों, संवैधानिक प्रक्रियाओं को मजबूत, सुदृढ़ करने की बात करते हैं, उसमें समावेशी समाज के साथ साथ कैसे जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं हैं, वो कितना अहम योगदान निभाती हैं। कहते हैं कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और इसी विचार को अंगीकार करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर और आज भी हम जिस तरह से सरकार प्रतिबद्ध है तमाम उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन वंचितों के लिए, वो जो दूरदर्शिता थी बाबा साहब अम्बेडकर की, वो यहाँ नज़र आती है। जिस आत्मनिर्भर राष्ट्र को लगातार जिसका सपना उन्होंने देखा था, आज हम नव संकल्पों के साथ उस विकसित भारत के पथ पर लगातार अग्रसर हैं। और बाबा साहब, जिन्हें हम सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में भी जानते हैं, उनका ये हमेशा मानना था कि समाज सबको साथ लेकर चलने वाला जब होता है तो हम आर्थिक परिदृश्य से वैश्विक पटल पर अपनी पहचान को अंकित परिलक्षित करते हैं। बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। और जिस तरीके से हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चिरस्थायी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी कई पहल की हैं। अगर बात की जाए, आज उनका 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है उनके पुण्यतिथि पे, तो वहीं उनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इसी संसद भवन
के परिसर में भी संविधान दिवस मनाया जाता है। वहाँ पर भी कई कार्यक्रम उस दिन भी आयोजित किए जाते हैं और आज भी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, भारतीय संविधान के प्रारूप देने वाले, रचयिता, भारतीय संविधान के जनक। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा से इस बात को परिलक्षित करते गए, कहीं ना कहीं अंकित करते गए कि किस तरह से सभी को साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आभाव अपने बचपन में देखा, उन आभावों से वो डरे नहीं, उनसे कहीं भी डर कर वो पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े, आगे बढ़कर ऊपर उठे, ऊपर उठकर समाज में वो नाम, वो मुकाम हासिल किया जिससे वो दूसरों के लिए मिसाल बने। और मिसाल बनकर उन्होंने यही उदाहरण दिया, यही कहा कि कैसे परिस्थितियों से कभी भी आप उसके सामने घुटने मत टेकिए, बल्कि उन्हें उनसे अंगीकार कर आगे बढ़िए। हम देख सकते हैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस वक्त संसद परिसर में आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुकी हैं। तो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सभी संसद परिसर के इस मंच पर आते हुए जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर। और आज का दिन बेहद अहम, यहाँ पर तमाम गणमान्य मौजूद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी आप देख सकते हैं, तमाम अन्य सांसद मौजूद हैं, गणमान्य मौजूद हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद परिसर में जो महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया गया उसके उपलक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा कृतज्ञ राष्ट्र आज कर रहा है नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और यहीं आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पुष्प अर्पित करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सभी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों से भी मिलते हुए साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
तो हम देख सकते हैं तमाम गणमान्यों को, सांसदों को, एलजी विनय कुमार सक्सेना भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म के अनुयायियों से भी मिलते हुए तमाम गणमान्य और सांसद। तो कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। उनकी ये प्रतिमा संसद परिसर में लगी है और ये लोकतंत्र का वो मंदिर है जिसका सम्मान, जिसका पालन करना, लोकतंत्र की जो तमाम मूल्य हैं उनका पालन करना हमेशा से सिखाया था बाबा साहब अंबेडकर ने। जी हाँ, और यही संसद है जहाँ भारतीय संविधान को प्रारूप दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यही वहाँ सेंट्रल हॉल है। यही है जहाँ 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई थी, जब संविधान को लेकर संविधान सभा बैठी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके हिस्सा थे और तमाम जो मेंबर्स थे उन्होंने पूरी तैयारी की जब भारतीय संविधान को पूरा एक रूप देने के लिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो शिक्षा के पुरोधा तो थे ही, उनके पास 32 डिग्रियां थीं और साथ ही साथ जब वो भारतीय संविधान का रचयिता, मतलब जब वो उसको रच रहे थे, जब उसको वो प्रारूप दे रहे थे, तब उन्होंने कई दूसरे संविधानों का भी अध्ययन किया था जो दूसरे देश में पहले से ही मौजूद थे। बिल्कुल। तो आज हम याद कर रहे हैं, पूरा कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है बाबा साहब अंबेडकर को, और ख़ास तौर पर जो आज की आने वाली पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनके लिए भी उनके विचार, उनके कथन और उनकी जो वाणी है बेहद प्रासंगिक है। लेकिन फ़िलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे चक्रवाती तूफान मिचोंग से जुड़ी हुई। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात चक्रवाती तूफान मिगजॉम की, जहां मध्य तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में अब ये कमज़ोर हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 6 घंटे में ये और कमज़ोर हो जाएगा और उसके अगले 6 घंटों के दौरान एक निम्न गहरे दबाव में बदल जाएगा। चक्रवात के उत्तर की ओर बढ़ने से तटीय जिलों NTR, कृष्णा, एलूरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा में भारी बारिश हुई है। चेन्नई में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जल भराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नावों और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए कई टीमें भी बनाई गई हैं। चक्रवाती तूफान मिगजॉम से उत्पन्न होने वाले मुश्किल हालातों से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमों को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तैनात किया गया है। सेना के जवान भी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं।
रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। अखबारों में प्रकाशित मुख्य खबरों के लिए हमारे सहयोगी संध्या शर्मा मौजूद हैं डीडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में। संध्या, तो आज क्या है जो प्रकाशित हुई हैं मेजर न्यूज़ समाचार पत्रों में? जी भावना, आज के अखबारों में जो प्रमुख खबरें प्रमुखता के साथ ली गई हैं वो सब हम आपको बता देते हैं। अखबारों की सुर्खियों की अगर बात करें तो नवभारत टाइम्स के साथ ही सभी प्रमुख अखबारों ने आज इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कल लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान सांसद सौगत रॉय ने कहा कि एक देश एक संविधान एक विधान ये महज राजनीतिक नारा है और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए सदन में ये कहा कि आश्चर्य भी जताया कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक देश में एक विधान एक संविधान और एक प्रधान नहीं हो सकता। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सदन में जो बात कही उसे आज बताया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये राष्ट्रीय जागरण अखबार के साथ ही सभी अखबारों ने भी अपने राष्ट्रीय पेज पर लिया है और बताया है कि भारत और केन्या आतंकवाद से मिलकर निपटेंगे, इस हेडलाइन के साथ लिया है। दरअसल केन्या के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों की तरफ से साझा बयान जारी किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि केन्या के साथ बीती सदी से औपनिवेश का सामना भारत ने किया है और आगे भी यानी कि इतिहास से लेकर के भविष्य तक भारत और केन्या मिलकर काम करते रहेंगे। इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये हरिभूमि अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर लिया है। साथ ही सभी बाकी अखबारों ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल ने किस तरह से अब कमाल किया है और अर्थ की ऑर्बिट में वो लौट चुका है। इसरो ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अपने इस मिशन को किस तरह से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और पृथ्वी की कक्षा में वो लौट गया है। चलते चलते बात कर लेते हैं हिंदुस्तान अखबार के पहले पेज पर ली गई इस खबर के साथ। बताया है कि तेलंगाना में सीएम तय हो चुके हैं जो कि कल शपथ लेंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी उन चेहरों का सामने आना बाकी है जो कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। तो ये है आज के अखबारों की वो प्रमुख और अहम खबरें जो आज सभी अखबारों में ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इन तमाम अखबारों की सुर्खियों को हम तक समेट कर लाने के लिए। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर नया सवेरा। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। तो हमास जंग में इसराइल के साथ खड़े नजर आने वाले अमेरिका ने उसके खिलाफ ही एक अप्रत्याशित दंडात्मक कदम उठाया। अमेरिका ने इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा में शामिल लोगों पर लगाया है वीजा प्रतिबंध। इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा में हमला और तेज कर दिए। दक्षिणी गजा के प्रमुख शहर खान यूनिस के पूर्वी इलाके में कल इजरायली टैंकों ने भीषण गोलीबारी की। दक्षिण गजा का प्रमुख अस्पताल न सिर्फ घायलों से भरा पड़ा है, इनमें कम से कम 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में ड्रोन हमले में 85 लोगों की मौत हो गई, 66 अन्य घायल हो गए। सेना ने इस हमले को चूक का परिणाम माना। राष्ट्रपति बोला टिनुबा ने कहा कि देश के संघर्ष वाले क्षेत्र में सेना की गलती से घटना हुई। इस हमले के सभी पहलुओं की गहन जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
फिलीपींस में यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि फिलीपींस में एक बस में दर्जनों लोग सवार थे। ये बस एंटीक प्रांत में एक चट्टान से गिर गई, जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये बस इलोइलो प्रांत के एंटीक के कोलासी शहर जा रही थी, तभी उसका ब्रेक खराब हो गया और बस 30 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में एक बस राजमार्ग से फिसलकर खड्डे में गिर गई, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हुई। लगभग 2 दर्जन अन्य घायल हुए। लगभग 60 लोगों को ले जा रही बस तेगुसिगाल्पा से लगभग 41 किलोमीटर दूर खड्डे में गिरने से पहले एक पुल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। और अब बात कारोबार जगत की। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026 से 27 में देश की GDP की वृद्धि 7% तक पहुंच सकती है। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी जितेश जॉन को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। सरकार ने डीप फेक के मुद्दे से निपटने के लिए कंपनियों की तरफ से किए गए प्रयासों की समीक्षा के लिए कल सोशल मीडिया मंचों के साथ एक बैठक की। सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड को अलग अलग देशों में लगभग 9 लाख टन टूटे हुए चावल और लगभग 35,000 टन गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति दे दी है। खबरें खेल जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैच की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज एंटीगुआ में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने पहला मैच जीतकर सीरीज में बना रखी है 1-0 की बढ़त। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग को मल्टी सिटी फॉर्मेट में कराने की मांग की। उन्होंने कहा, महिलाएं पिछले 5 से 10 सालों में न केवल क्रिकेट में बल्कि हर खेल में अद्भुत काम कर रही हैं। FIVB पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 का आज बेंगलुरु में होगा आगाज। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पहली बार भारत में किया जा रहा है आयोजित। अहमदाबाद डिफेंडर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम बन जाएगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने ल्यूटन टाउन को 4-3 से हराया। इस जीत के साथ ही टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची। दूसरे स्थान पर चल रही है लिवरपूल, वो भी टीम 5 अंक से आगे। प्रीमियर लीग के एक ही अन्य मुकाबले में वॉल्वरहैम्पटन वॉन्डरर्स ने बर्नले को 1-0 से हरा लिया है। वॉल्वरहैम्पटन की ओर से एकमात्र गोल वोंग ही चैन ने किया। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीतने वाले स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया। गौरतलब है कि मेसी को अक्टूबर में रिकॉर्ड 8वीं बार बैलोन d'Or का पुरस्कार दिया गया था। और अब खबरें सिने जगत से। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में फिल्म द आर्चीज का प्रीमियर हुआ। इस दौरान फिल्म के सभी स्टारकास्ट और उनके परिवार वाले दिखाई दिए। जोया अख्तर की इस फिल्म से सुहाना खान, खुशी कपूर, अगत्य नंदा, वेदांग रैना, मिहिर आहूजा, अदिति डॉट अपने बॉलीवुड का डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म कल रिलीज हो रही है। सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही फिल्म द आर्चीज के जरिए हिंदी सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। इससे पहले मुंबई में द आर्चीज का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया, जिसमें सुहाना के पिता शाहरुख अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर स्टारर मच अवेटेड फिल्म फाइटर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार
इस फिल्म को अब तक की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म बताया जा रहा है। पहली बार दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे एक साथ। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म दुनकी 4 दोस्तों की कहानी पर आधारित है। फिल्म के ट्रेलर में दोस्त मस्ती के मूड में दिख रहे हैं। फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विकी कौशल और तापसी पन्नू भी नजर आएंगे। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। नया सवेरा के इस अंक में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ दिए जाते हैं ब्रिटेन में एक चिड़ियाघर की सुंदर झलकियों के साथ, जिन्हें नन्हे जानवरों की मस्ती के साथ देखा जा सकता है और आपके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।